हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं कॉलेज मैथमेटिक्स न्यू बुक ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 2 पर। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई में जाकर देख सकते हो। चैप्टर नंबर 1 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस था और मैंने एक एक सवाल एक एक एक्सरसाइज मुकम्मल विद एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ्स के साथ समझाई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। और हम बात करते हैं आज चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसके अंदर आप डिफरेंट थिंग्स को आप रोज एंड कॉलम्स के अंदर अरेंज करके लिख सकते हो। कुछ भी चीज़ आपको अगर रोज और कॉलम्स में अरेंज करनी है तो आप किसका यूज़ करते हो? मैट्रिसेस का। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस, मतलब वो आपकी जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है मैं आपको यही बता देता हूँ। आप MS एक्सेल यूज़ करते हो, उसके अंदर कॉलम्स बने हुए होते हैं, वो भी बेसिकली क्या है? एक मैट्रिक्स है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप कहीं क्या कहते हैं बर्गर वगैरह खाने जाते हैं, किसी भी एक होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है। वहाँ पे मेन्यू कार्ड किस तरीके से लिखा होता है? यहाँ पर स्वीट्स लिखी हुई होती हैं, जो भी डिशेज होती हैं, और यहाँ पर उसके प्राइजेस लिखे होते हैं। तो बेसिकली वो जो कॉलम बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स को क्या क्या इसकी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से उसको डील किया जाता है। और आज एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जितनी भी हम सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने आपको बता दिया वैसे मैट्रिक्स क्या होता है, मैं लिख के बताता हूँ। मैंने कहा देखो, लेट ए मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, मान लो ए बी सी, या फिर जो इसका जनरलाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। बेसिकली आपके पास ये एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं कि जिसमें 3 ही रोज हों 3 ही कॉलम्स हो, ज़रूरी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जितनी भी ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली ये कहलाती हैं आपके पास रोज। क्या कहलाती हैं? रोज। और जितनी भी ये वाली तीनों चीजें हैं क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। COLOUMNS। तो ये कहलाती हैं आपके पास रोज एंड कॉलम्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर डिफाइन करना है, क्या करना है? ऑर्डर, कि वो किस ऑर्डर के अंदर बेस्ड होगा। तो सिंपल सी बात है, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो, सबसे पहले गिन लो इसमें रो कितनी है। मान लो आपके पास M रोज हैं। M रोज है क्योंकि जरूरी नहीं कि 2-3 ही हो, इनफाइनाइट रोज भी हो सकती है, मतलब इनफाइनाइट से बड़ा नंबर ऑफ रोज भी हो सकती है बहुत सारी। तो मान लो बहुत सारे कॉलम भी हो सकते हैं, मैंने कहा n। तो ये जो M क्रॉस n मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली क्या डिफाइन करता है? द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये जो चीज है आपके पास क्या डिफाइन करेगी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या डिफाइन करेगी? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें बताता हुआ चलता हूँ। ये क्या डिफाइन करता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट सपोज मान लो मैंने कहा एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा। तो उसमें देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उसका ऑर्डर कितना हो गया? 2/3। कैसे बोलेंगे? 2/3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका रोज क्या हो गया? 3/3। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन कर देते। समझ में आती है यहाँ तक? तो बहुत ज्यादा आसान सी बात थी। अब आते हैं आपके पास ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले 3 कौन से? A11, A22 और A33। ये वाले एलिमेंट्स कौन कौन से? A11 और A22, A33। ये जो 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, आपके पास क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर के अंदर रोज भी सेम हो, कॉलम्स भी सेम हो, यानी कि अगर रोज 2 है कॉलम भी 2 होने चाहिए, अगर कॉलम 2 है तो रोज भी 2 होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम सेम होते हैं वो कहलाता है आपके पास क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ था? स्क्वायर मैट्रिक्स। और
अगर ऐसा ना हो, अगर रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है तो आप उसको नाम देते हो किसका देते हो? बेसिकली वो होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल अभी आस्ते आस्ते देता हुआ चलूंगा। तो ये क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। और यहाँ पे याद रखना, इस मैट्रिक्स को लिखने की एक जनरलाइज फॉर्म होती है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को लिखना चाहता तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, A इज इक्वल्स टू ए आई जे के साथ ये जो पहला एलिमेंट होता है वो आई होता है, दूसरा एलिमेंट होता है जे होता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर में लिखता 3/3, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुई ये बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। यानी कि 3/3 का ऑर्डर बनाना है और ए आई जे आपको रखते जाना है एलिमेंट। तो ए आई जे आप 1 1 2 2 करके रख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही रख सकते हो जैसे ये आ गया। अब आपके पास ये तो हो गई इसकी कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन के कॉम्पैक्ट तरीके से मैट्रिक्स को कैसे लिखें, समझ में आती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बहुत अच्छी सी बात जो कि आपको नहीं पता चलता इसके अंदर, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या एक छुपी हुई बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, मैं बताता हूँ क्या। हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, जिसका ऑर्डर सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पर आज बात करनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा आपके पास, उसके अंदर हमेशा n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। कितने होंगे? n स्क्वायर एलिमेंट्स। तो अगर मान लो मैं आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो मैंने आपके सामने एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिया। लेने के बाद मैंने क्या कहा, इसके अंदर मान लो इसकी रोज भी सेम है, कॉलम भी सेम है, तो मैंने कहा इसको n क्रॉस n। अगर आपको कहीं भी एक ऐसा मैट्रिक्स नजर आए जिसके अंदर सिर्फ लिखा हो अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो आप मान लेना कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। वो भी किसका? n क्रॉस n का, क्योंकि अगर ऑर्डर चेंज होगा तो m क्रॉस n वो आपको बताएगा। नहीं बता रहा, अगर लिख रहा है सिर्फ ऑर्डर n की बात है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी बात है, इसके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? n स्क्वायर एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर अब इसका n तो या रो है या कॉलम है, कोई सा भी है तो तीन ना, है तो तीन ना भाई। 3x3 अगर मैं लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूंगा? 3x3। तो यहाँ अगर मैं n की जगह, ये मैंने किसकी जगह लिखा था? n क्रॉस n। तो यहाँ n की जगह अगर मैं 3 उठा के रख दूं तो 3 का स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आता है? 9 आता है बच्चों। तो आप इसमें गिन सकते हो, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप 1 2 3 करके नहीं गिनोगे, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके रोज कितनी है ये देख लो और उसका स्क्वायर कर दो, आपके पास आंसर आ जाता है बेसिकली। अच्छा, अगर मैं बात करूं इस डायगोनल की, तो इस डायगोनल में अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो याद रखना डायगोनल के अंदर सिर्फ n एलिमेंट्स ही होते हैं। कितने होते हैं? n एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर ये 3/3 का मैट्रिक्स है, देखो 3 ही एलिमेंट्स इसके डायगोनल के अंदर है, तो ऐसा याद रखना। तो यहाँ पे याद रखना जो डायगोनल होता है, डायगोनल वो हमेशा 3 एलिमेंट्स या फिर n एलिमेंट्स रखता है। क्या रखता है? हमेशा n एलिमेंट्स ही रखेगा, इससे ज्यादा नहीं रखता। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। अब आप यहाँ बात करते हो कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये आपकी बुक में शायद नहीं दी गई, लेकिन फिर भी सुन लो कि व्हाट आर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस। तो याद रखो कि जो ये वाले एंट्रीज होती है ना, ये वाली और ये वाली, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं उसका जर्नलाइज फॉर्म कि A11 और अच्छा 11 तो छोड़ो, A21 और A12, इस तरीके के एलिमेंट जिसमें ऑर्डर चेंज हो जाए 1 2 2 1 2 2 और 2 3 3 2, इस तरीके से, तो ऐसे एलिमेंट जो मैट्रिक्स के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक बात लिख लो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इन मैट्रिसेस। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सही था। अच्छा जी, एक और बात, अगर मैं इस डायगोनल को छोड़ दूं, और मैं आपसे पूछूं इस जगह पे कितने एलिमेंट्स होंगे सिर्फ ऊपर वाली साइड पे, तो आप क्या बोलोगे भाई? डायरेक्ट बोल देना भाई n स्क्वायर माइनस n/2 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब बोलोगे सर कैसे कह दिया आपने? चेक कर लेते हैं भाई, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, चेक करो भाई। इसके अंदर 3x3 के एलिमेंट्स थे, तो n स्क्वायर माइनस n/2 अगर समझ में आती है
तो n की जगह 3 रख के देखते हैं। मैंने देखो बेटा n की जगह 3 रखो, तो मैंने कहा देखो n स्क्वायर माइनस n बाई 2, अगर मैं इसकी जगह 3 रखूं 3 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, तो देखो 9 माइनस 3 बाई 2 6 बाई 2 2 3 6, यानी कि 3 एलिमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो बेटा देखो 1 2 3, तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है कि डायगोनल से ऊपर वाली एंट्री कितनी होती है एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2, और नीचे वाली भी एंट्रियां कितनी होती हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2। ये बेसिक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहीं भी आपके सिंटेक्स बोर्ड में नहीं मिलेगा, तो ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने मैट्रिक्स को काफी ज्यादा स्टडी कर लिया है, अब आते हैं इसकी कुछ टाइप्स के ऊपर कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो समझेंगे फिर करेंगे, ठीक है। यहां तक लिख लो, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों के स्क्वायर मैट्रिक्स हमने स्टडी कर लिया कि क्या होता है। अब आते हैं इसकी कुछ टाइप्स पर जो कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर दी गई हैं, उस पर बेस सवाल करेंगे और जल्दी जल्दी से करेंगे, इसलिए समझ आ रहा हूँ पहले की तरीके से कि समझ लो। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर आ जाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, सुन लो। A इक्वल टू ए बी सी 0 0 0 0 0 0। अगर कोई इस तरह का एलिमेंट आपके पास मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलोगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये लाजिम बात है। और उसकी डायगोनल एंट्रीज के सिवा हर चीज जीरो होगी, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़कर हर एलिमेंट जीरो है तो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन ये बात याद रखना, ये तीनों के तीनों सेम नहीं होंगे, ये बात याद रखने वाली है। कोई भी एक डिफरेंट होगा या तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों सेम नहीं हो सकते। अगर तीनों सेम है तो एक और टाइप आ जाती है, इसका नाम होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या नाम आता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं ए ए ए 0 0 0 0 0 0, तो ऐसा मैट्रिक्स आपके पास क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है, पर इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर तीनों नंबर सेम है, बाय डायगोनल जैसा लग रहा है, तो क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, समझ में आती बात। स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपके पास एक और मैट्रिक्स यहाँ पे स्टडी किया जाता है, जिसका नाम होता है आपके पास, जैसे कि मान लो डायगोनल स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास होता है। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना आपके पास, वो बिल्कुल ऐसा होता है। मान लो ए इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके का मैट्रिक्स आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अभी जरूरी नहीं कि 3x3 में ही हो, 2x2 में भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर मैं बोलूँ a इक्वल टू 1 0 0 1, तो ये भी क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सिर्फ 1 हो, ये शर्त है यहाँ पर कि सिर्फ 1 हो, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक बात याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, ये कोई से भी ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसकी मैं कितनी भी पावर लगा दूं, ये आंसर सेम ही देता है, यानी इसको कितनी दफे मल्टीप्लाई कर लूं मैं, वो आंसर हमेशा सेम ही देगा। चलो जी, समझ में आती है कि हमें 2-3 टाइप्स हमारे समझ में आ गई। अब आ जाते हैं सवालात के ऊपर, या चलो एक दो टाइप्स और है, मैं आपको वो समझा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ यहाँ पे। कि एक टाइप आती है आपके पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ लेते चलो, जब सवाल करेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स पर स्क्वायर करूं उस पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करूं 2 बार और उस पर कोई फर्क ना पड़े, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है तो याद रखना कि उस पर क्यूब कर दो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर 4 कर दो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर n कर दो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है पहचानने वाली, कि ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम आपके पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स,
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर करो और आंसर आई आ जाए, यानी आइडेंटिटी आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है आपके पास, आइडेम्पोटेंट नहीं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, अच्छा जी, इन दोनों के बाद आपके पास एक आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स, बहुत बेहतरीन सा मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर मैं एक मैट्रिक्स पर पावर बढ़ाता चला जाऊं, मान लो a पावर 2 कर दूं, a पावर 3 कर दूं, a पावर 4 कर दूं, तो इस तरीके से अगर उसके ऊपर a पावर n कर दूं और उसका आंसर एक हद पर जाके नल मैट्रिक्स बन जाए, नल का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी चीजें जीरो हो जाए, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बन जाए जिसमें n पावर यानी कितनी भी पावर लगा दूं और वो एक टाइम पर आके जीरो हो जाए, तो क्या बोलोगे, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। और याद रखना ये जो n होता है ये हमेशा कहां से आता है, पॉजिटिव इंटीजर से आता है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं आपके पास बहुत अच्छी टाइप, द पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखो बेटा पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स आपके पास होगा, याद रखना कि उसकी a पावर k प्लस 1 करूं तो हमेशा आंसर क्या आए, a आए। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाला और ये वाला तो सेम बात लग रही है, नहीं बेटे सेम बात नहीं है। यहाँ मान लो अगर मैं कहता हूं a की पावर 4 बराबर आता है a के, ठीक है 4 बराबर आता है a के, तो याद रखना या इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, तो किसके आंसर के बराबर आएगा, अभी भी a के, तो ये जो 3 है ना बेटा ये है k, तो ये जो इसका अगर मैं बोलूंगा पीरियड क्या, आप बोलोगे कितना 3 पीरियड है, तो ये और ये सेम नहीं है, लेकिन सेम हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन वैसे ये सेम नहीं होते, कुछ कंडीशंस आती हैं तो सेम हो भी जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ लिया पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बल्कि 4 और बचे, समझो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, मैं आपको ट्रांसपोज निकालना भी सिखाऊंगा, ट्रांसपोज क्या चीज होती है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए बेहतरीन तरीके से, जितनी आपकी किताब में दे रखी है, क्योंकि आपकी किताब में कोई डीप चीज में नहीं गया, बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से बातें की गई है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज निकालने पर कोई फर्क ना पड़े। मैं आपको ट्रांसपोज निकालना भी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। फिर आता है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस का मैट्रिक्स दोबारा से बाहर आ जाए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐसा करने से ऐसा आ जाए। ठीक है, समझ में आती सर। अब आ जाओ हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, याद रखना ये हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है, इसके अंदर आयोटा आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका बार निकालोगे फिर ट्रांसपोज निकालोगे, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं सब निकालना सिखाऊंगा, और आपको कॉन्जुगेट तो निकालना आता ही होगा नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो बिल्कुल ऐसे। तो एक मैट्रिक्स होता है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक हम लिख चुके हैं, स्क्यू हर्मिशियन क्या कहलाता है, स्क्यू हर्मिशियन एक ऐसा मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, कुछ भी नहीं, सेम चीजें करनी है, ये आएगा माइनस के a के बराबर, कुछ भी नहीं करना है, यही ऑपरेशन नीचे भी करना है, और लेकिन उसमें से एक माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, जब जाके वो मैट्रिक्स सेम बनेगा, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन सारे स्क्वायर मैट्रिसेस की कंडीशंस को दिमाग में बिठा लेना है, सवाल में जैसे अल्फाज आ जाए आइडेम्पोटेंट, समझ जाओ उसका स्क्वायर करने पर बराबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सवाल के अंदर आ जाए एकदम से सिमेट्रिक, तो आप समझ जाओ उसका ट्रांसपोज निकाल दूंगा, फिर कोई फर्क नहीं आएगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आपको सारी डेफिनेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये याद होने चाहिए। सवाल आपके 2-2 मिनट से ज़्यादा के नहीं है।